राधाबाई वर्सेस राम नरेन 2019 का केस है। अपेलेंट एक सूट फाइल करता है और उस सूट में वो ये कहता है कि जो जमीन विलेज 12 तहसील शक्ति में सिचुएटेड है और जिसके बारे में स्केड्यूल ए में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, उस प्रॉपर्टी का ओनर है सुखदेव छनाहू, जो सरदार छनाहू के बेटे हैं। सुखदेव एक हिंदू हैं और वो मिताक्षरा लॉ के अंडर गवर्न हो रहे हैं। जो सूट की लैंड है वो सुखदेव के हाथ में एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाती है और सुखदेव और उसके सन जनकराम और पीलाराम इस सूट प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार हैं क्योंकि वो को-पार्टनर्स माने गए हैं। अपेलेंट के फादर साहेब लाल जनकराम के सन थे और सोनू उनके दूसरे सन का नाम है, जो ओरिजिनली डिफेंडेंट नंबर 4 थे, लेकिन वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट अपील डिसीज हो जाते हैं। अपेलेंट के जो फादर हैं साहेब लाल, वो प्री डिसीज्ड है जनकराम से, जो उनके फादर थे। साहेब लाल प्री डिसीज हो जाते हैं सुखदेव से भी, जो उनके ग्रैंडफादर हैं। कहने का मतलब यह है कि अपेलेंट के फादर साहेब लाल प्री डिसीज हो जाते हैं अपने फादर जनकराम और अपने ग्रैंडफादर सुखदेव दोनों से ही। साहेब लाल डिसीज होते हैं 1957 में, जबकि जनकराम डिसीज होते हैं 1982 में और सुखदेव डिसीज होते हैं 1965 में। इसका मतलब अपेलेंट के फादर साहेब लाल सबसे पहले डिसीज हो जाते हैं 1957 में, उसके बाद सुखदेव 1965 में डिसीज होते हैं, जो साहेब लाल के ग्रैंडफादर हैं, और सबसे आखिर में जनकराम 1982 में डिसीज होते हैं, जो साहेब लाल के फादर हैं। साहेब लाल अपने पीछे छोड़कर जाते हैं लक्ष्मीबाई, जो उनकी वाइफ हैं, और अपनी डॉटर राधाबाई, जो इस केस में अपेलेंट है और ओरिजिनली प्लेंटिफ थी। इस बैकड्रॉप में अपेलेंट ये बोलती हैं कि वो इंटाइटल्ड हैं एक शेयर पाने के लिए सूट प्रॉपर्टी में, और वो क्लेम कर रही हैं अपने फादर साहेब लाल के थ्रू। ध्यान दें, अपेलेंट की जो मदर हैं वो ऑलरेडी पास हो चुकी हैं 1984 में, जब ये सूट फाइल किया गया था 1985 उससे पहले ही। अब अपेलेंट अपनी मदर की डेथ के बाद विलेज 12 में आती हैं और पटवारी से रिक्वेस्ट करती हैं कि जो पीस ऑफ लैंड है वो म्यूटेट कर दिया जाए उनके नाम पर। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप अपडेट करते हैं प्रॉपर्टी की ओनरशिप गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि ओनर कौन है प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर अपेलेंट बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी उनके नाम म्यूटेट कर दी जाए। इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में उन्हें बताया जाता है कि लैंड ऑलरेडी 3 लोगों के नाम म्यूटेट कर दी गई है। वो है राम नरेन डिफेंडेंट नंबर 1, जय नरेन डिफेंडेंट नंबर 2 और रोहित कुमार डिफेंडेंट नंबर 3। ये तीनों सन्स हैं सोनू के, जो डिसीज्ड डिफेंडेंट नंबर 4 थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि जनकराम ने 1979 में लैंड में जितने भी राइट्स थे वो एग्जीक्यूट कर दिए गए थे एक रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा राम नरेन, जय नरेन और रोहित कुमार के फेवर में। फर्दर ये रिवील किया जाता है कि सुखदेव के डिसीज होने के बाद 1965 में उनके दोनों सन्स जनकराम और पीलाराम सूट प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर देते हैं 1967 के आसपास। इसकी वजह से जनकराम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो सूट प्रॉपर्टी है उसके एब्सोल्यूट ओनर बन जाते हैं, एक्सक्लूसिव ओनरशिप पाते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। अब क्योंकि वो एब्सोल्यूट ओनर थे सूट प्रॉपर्टी के, इसलिए जनकराम ने एक रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट करी इन फेवर ऑफ 3 ग्रैंडसन्स राम नरेन, जय नरेन और रोहित कुमार,
जो कि तीनों सन्स थे सोनू के और जनक राम के ग्रैंड सन्स हैं। अपेलेंट राधाबाई इंस्टीट्यूट करती हैं सूट को और चाहती हैं कि कोर्ट एक डिक्री पास करे जिसमें उन्हें पोजेशन मिले डिस्प्यूटेड लैंड की। क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड पार्टीशन हो चुका था, इसलिए आधा शेयर अवॉर्ड किया जाना चाहिए प्लेंटिफ को और इसका लैंड रेवेन्यू अलग से डिटरमिन किया जाना चाहिए। जितने भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद थे उनको एनालाइज करने के बाद ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को डिसमिस कर देता है और अपेलेंट को कोई रिलीफ नहीं मिल पाता है। ध्यान दें, अपेलेंट ओरिजिनल प्लेंटिफ हैं इस केस में। इसके बाद अपेलेंट अपील प्रेफर करती हैं और अपेलेंट कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट का कंक्लूजन था उसको रिवर्स कर देता है और अपील को अलाउ करता है। अब रिस्पोंडेंट्स जो ओरिजिनल डिफेंडेंट नंबर 1 to 4 थे वो फाइल करते हैं सेकंड अपील हाई कोर्ट के सामने। सेकंड अपील एडमिट करते समय हाई कोर्ट फॉर्मुलेट करता है 2 सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ। क्या प्लेंटिफ जो कि एक फीमेल है मांग उठा सकती है पार्टीशन के लिए ऐसी प्रॉपर्टी में जो बिलोंग करती थी सुखदेव को और डिवॉल्व हुई थी जनक राम पर सर्वाइवरशिप के बाद जब सुखदेव उनके फादर डिसीज हो जाते हैं। क्या जो सूट प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है जनक राम द्वारा अपने फादर सुखदेव से और जनक राम सोल ओनर बन जाते हैं उस प्रॉपर्टी के, क्या वो प्रॉपर्टी प्लेंटिफ के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी? एक तो सुखदेव के डेथ के बाद 1965 में और दूसरा जनक राम की डेथ के बाद 1982 में। सारे फैक्ट्स और एविडेंस जो रिकॉर्ड पे मौजूद थे उन्हें एनालाइज करके हाई कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि अपेलेट कोर्ट ने मौजूदा सेटल्ड लीगल पोजीशन को मिस अप्लाई किया है, गलत तरीके से अप्लाई कर दिया है। सेकंड अपील में ये सवाल उठता है और पता लगाया जाना चाहिए कि सूट प्रॉपर्टी जो जनक राम के हाथ में थी वो क्या उनकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी थी जिसमें पीला राम का कोई राइट मौजूद नहीं था, और दूसरा सवाल कि रूल ऑफ सक्सेशन लगने चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी पे या फिर रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एप्लीकेबल होंगे। ध्यान दे, कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से ही हम बता पाएंगे कि रूल ऑफ सक्सेशन एप्लीकेबल होगा या फिर रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एप्लीकेबल होगा। इस केस में प्लेंट में प्लीड किया गया कि सुखदेव की डेथ के 3 साल बाद पार्टीशन हो चुका था सूट प्रॉपर्टी का, जिसके हिसाब से सूट प्रॉपर्टी जनक राम के एक्सक्लूसिव होल्ड में आ जाती है। जब एक बार पार्टीशन होता है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का तो कोपार्सनर के हाथ में वो प्रॉपर्टी अपने एक्सक्लूसिव पोजेशन में आ जाती है। एक्सक्लूसिव पोजेशन का मतलब है कि किसी भी और इंसान का उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होगा। इसका मतलब जो राइट आपको मिलता है प्रॉपर्टी में आफ्टर पार्टीशन वो एब्सोल्यूट राइट है प्रॉपर्टी में। यहाँ पे प्लेंटिफ राधाबाई के पास सिर्फ स्पेस सक्सोनियस का ही इंटाइटलमेंट बनता है। स्पेस सक्सोनियस एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है होप टू सक्सीड। इसका ये भी मतलब है कि राधाबाई इंटाइटल्ड है एक शेयर पाने के लिए सक्सेशन के बाद ही, और सक्सेशन ओपन होगा जनक राम की डेथ के बाद। अब क्योंकि जनक राम की हाथ में जो प्रॉपर्टी आती है पार्टीशन के बाद वो उनकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है और यही प्रॉपर्टी जो सूट प्रॉपर्टी बनती है वो उन्होंने अपनी डेथ से पहले 1982 में डिफेंडेंट्स नंबर 1 to 3 को एच दी थी रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा। तो प्लेंटिफ राधाबाई के पास सिर्फ एक सवाल बचता है और वो सूट प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकती हैं एक लिमिटेड ग्राउंड पे, या तो फ्रॉड या फिर वो सेल डीड विदाउट कंसिडरेशन थी। कोर्ट ने फर्दर यही ऑब्जर्व किया कि जनक राम की लाइफ टाइम में राधाबाई
जो उनके प्री डिसीज्ड सन साहिब लाल की बेटी थी, उनके पास सिर्फ स्पेस सक्सोनियस के थ्रू ही प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो सकती है। कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करता है कि उसके पास कोई भी ऐसा मटेरियल ऑन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो ये दिखा पाए कि डिफेंडेंट नंबर 4 सोनू ने सेल डीड को एग्जीक्यूट करवाया था जनक राम द्वारा, या तो किसी फोर्स के अंडर या फिर कंसिडरेशन के बगैर। ऐसे हालात में जब जनक राम पार्टीशन के बाद सूट प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिवली ओन करते थे, एब्सोल्यूट राइट रखते थे उस प्रॉपर्टी में, तो उनके पास अधिकार था कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकते डिफेंडेंट्स नंबर 1 to 3 को। हाई कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि राधाबाई प्लेंटिफ ये नहीं प्रूव कर पाती हैं कि सेल डीड या तो विदाउट कंसिडरेशन थी या फिर वो किसी फोर्स के अंडर एग्जीक्यूट की गई थी। उनके पास चैलेंज करने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं था, बल्कि एविडेंस जो राधाबाई ने लीड किए थे, कोर्ट में दिखाए थे, वो ये साबित कर रहे थे कि राधाबाई को फुल नॉलेज थी सेल डीड के बारे में, जो जनक राम ने एग्जीक्यूट करी थी डिफेंडेंट्स नंबर 1 to 3 के फेवर में। राधाबाई कोर्ट में प्रेजेंट होने के बावजूद और कोर्ट द्वारा बुलाए जाने पर भी विटनेस बॉक्स में नहीं आती हैं। हाईकोर्ट ने यही होल्ड किया कि राधाबाई यहाँ पे ड्रास्टिकली फेल होती हैं। इसका कारण यह है कि रूल ऑफ सक्सेशन एप्लीकेबल होंगे फैक्ट्स पर, और सक्सेशन ओपन तभी हो पाता जब जनक राम डिसीज हो जाते। ये भी होल्ड किया गया कि जनक राम एक्सक्लूसिव ओनर थे अपने शेयर के, जो रिसीव किया गया था उनके द्वारा पार्टीशन के बाद, जो जनक राम और पीला राम के बीच में होता है। हाईकोर्ट होल्ड करता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन नंबर 1 को नेगेटिव में आंसर दिया जाना चाहिए, और ये माना गया है कि जनक राम एक्सक्लूसिव ओनर थे सूट प्रॉपर्टी के। उनकी लाइफ टाइम में राधाबाई कोई राइट अक्वायर नहीं करती हैं सूट प्रॉपर्टी के रिगार्ड में। राधाबाई कोई सूट फॉर पार्टीशन भी नहीं फाइल कर सकती थी पोजेशन पाने के लिए सूट प्रॉपर्टी के, और ये सूट प्रॉपर्टी ऑलरेडी जनक राम ने अपनी ही लाइफ टाइम में एक सेल डीड के थ्रू डिफेंडेंट्स नंबर 1 to 3 के फेवर में एग्जीक्यूट कर दी थी। आगे हाईकोर्ट ने क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर किया, ये कहते हुए कि सुखदेव की डेथ के बाद पार्टीशन होता है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का, जहां पर जनक राम को रिसीव होती है सूट प्रॉपर्टी, और ये शेयर उनके फेवर में एज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी जाता है। इसीलिए प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पे रूल ऑफ सर्वाइवरशिप एप्लीकेबल नहीं होगा। पार्टीशन के बाद जनक राम बहुत क्लियरली प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं अपने ओन राइट में, और सारे को पार्टनर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि सूट प्रॉपर्टी पार्टीशन होने के बाद जो पार्टीशन जनक राम और पीला राम के बीच में हुआ था, वो प्रॉपर्टी का कैरेक्टर चेंज कर कर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इंडिविजुअल या सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाता है। जनक राम अब एक्सक्लूसिव ओनर है इस प्रॉपर्टी के, और प्रॉपर्टी अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मानी जा सकती। हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद अपेलेंट प्लेंटिफ बोलती हैं कि हाईकोर्ट ने अपनी इस जजमेंट से असेल किया है, यानी अटैक किया है सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स को जो इनडिस्प्यूटेबल हैं। ये जजमेंट्स है गुरुपत खानदप्पा मखदुम वर्सेस हीराबाई खानदप्पा मखदुम, और रमेश वर्मा वर्सेस लाजेश सक्सेना। और प्रेजेंट केस में हाई कोर्ट ने एरर कमिट किया है ये होल्ड करके कि यहाँ प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पे रूल ऑफ सर्वाइवरशिप नहीं एप्लीकेबल है, और प्लेंटिफ के पास सिर्फ स्पेस सक्सोनियस का राइट ही मौजूद है। अपेलेंट के हिसाब से सूट प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी सुखदेव के हाथों में। अपेलेंट की सबसे बड़ी ग्रीवियांस इस कंटेंशन पर आधारित है कि साहिब लाल डिसीज होते हैं आफ्टर हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 कमेंसमेंट में आता है। इसकी वजह से सेक्शन 6 जो है 1956 के एक्ट का,
वो एप्लीकेबल होगा, पर्टिकुलरली जब हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसकी वजह से नोशनल पार्टीशन अकर हो चुका था कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में साहिब लाल की डेथ से पहले ही। सेक्शन 6 का प्रोविजो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होता है क्योंकि साहिब लाल अपने पीछे छोड़कर जाते हैं वाइफ लक्ष्मीबाई और डॉटर राधाबाई को। इसी की वजह से जो इंटरेस्ट है साहिब लाल की प्रॉपर्टी में वो डिवॉल्व होना चाहिए सक्सेशन के अंडर, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 प्रोवाइड कर रहा है, ना कि सर्वाइवरशिप के थ्रू। इसी के आधार पर अपेलेंट प्लेंटिफ बोलती हैं कि वो सोल सर्वाइविंग हेयर है साहिब लाल की और क्लेम करती हैं राइट पूरी प्रॉपर्टी में जो साहिब लाल को बिलोंग करती थी। इसके बाद अपेलेंट प्लेंटिफ अर्ज करती हैं कि सेल डीड जो एग्जीक्यूट की गई थी जनक राम द्वारा रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट नंबर्स 1 to 3 के फेवर में वो एक्स फेसी इलीगल है। एक्स फेसी का मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट, और वो बाइंडिंग भी नहीं है अपेलेंट प्लेंटिफ पर। जनक राम के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने की जो कोपार्सनर्स को बिलोंग करती थी सुखदेव की डेथ के बाद। इसी तरीके से पार्टीशन जो अकर हुआ था जनक राम और पीला राम के बीच में, जिसमें डिसीज साहिब लाल की ब्रांच को छोड़ दिया गया था, ये बेसिस नहीं बन सकता अपेलेंट प्लेंटिफ की सूट प्रॉपर्टी में क्लेम को डिसलॉज करने के लिए। इसका मतलब उनका राइट डिस्प्लेस या रिमूव नहीं होता है। आगे अपेलेंट प्रे करती हैं कि फर्स्ट अपेलेट कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड किया जाए और रिस्टोर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के अनुसार सारी प्रॉपर्टी जो हिंदू जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती है वो सारे को पार्टनर्स कलेक्टिव ओनरशिप में होल्ड करेंगे। इस कैपेसिटी को क्वाज़ी कॉर्पोरेट कैपेसिटी भी बोला गया है। टेक्सचुअल अथॉरिटी मिताक्षरा ये ले डाउन करता है बहुत एक्सप्रेस टर्म्स में कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होल्ड की जाती है जॉइंट फैमिली मेंबर्स द्वारा एक ट्रस्ट में। ये प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट में रखी जाती है जॉइंट फैमिली मेंबर्स द्वारा, वो लिविंग फैमिली मेंबर्स और जो फैमिली मेंबर्स बाद में पैदा होते हैं दोनों के लिए ही ट्रस्ट में रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट आगे ऑब्जर्व करता है कि मिताक्षरा लॉ के अंडर कोपार्सनरी के क्या-क्या इंसिडेंट्स हैं। पहला इंसिडेंट रिगार्डिंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के है। किसी भी इंसान की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लीनियल मेल डिसेंडेंट्स 3rd डिग्री तक अक्वायर करेंगे बर्थ राइट, जिसे आप ओनरशिप इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं। कुल मिला के 4 डिग्री तक कोपार्सनरी फॉर्म हो सकती है। ये 4 डिग्री स्टार्ट होती है लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी से। दूसरा इंसिडेंट कोपार्सनरी का है कि ये डिसेंडेंट्स पार्टीशन की मांग उठाने का अधिकार भी रखते हैं। वे कभी भी पार्टीशन मांग सकते हैं। तीसरा इंसिडेंट ये बताता है कि जब तक पार्टीशन नहीं हुआ है तब तक सारे मेंबर्स प्रॉपर्टी को ओन करते हैं कंजॉइंटली, कलेक्टिवली या एक साथ। जब तक पार्टीशन नहीं हुआ है सारी प्रॉपर्टी पे सभी का बराबर का हक माना गया है। चौथा इंसिडेंट ये है को ओनरशिप की वजह से पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कॉमन ही रहेगा। सब साझे तरीके से प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकते हैं, उसे यूज में ला सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। पांचवा इंसिडेंट ये है कि प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं किया जा सकता जब तक बहुत नेसेसरी हो। छठा इंसिडेंट कोपार्सनरी का ये है कि अगर कोई मेंबर डिसीज हो जाता है तो उसका राइट प्रॉपर्टी में खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है उसकी डेथ पर और ट्रांसफर हो जाता है सर्वाइविंग मेंबर्स पर। कोपार्सनरी मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अंडर एक क्रीचर ऑफ लॉ है। क्रीचर ऑफ लॉ जनरली रेफर करता है एंटिटीज जैसे कॉरपोरेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये एग्जिस्ट करती हैं और इन्हें पावर मिलती है सोली लॉ के थ्रू।
सिमिलर टर्म्स में कह सकते हैं मिताक्षरा स्कूल ये प्रोवाइड करता है कि कोपार्सनरी क्रीचर ऑफ लॉ है, मतलब लॉ से ही उसे पावर और एग्जिस्टेंस मिलती है। और कोपार्सनरी कभी भी एक्ट ऑफ पार्टीज के बाद अराइज नहीं हो सकती है। पार्टीज अग्रीमेंट करके कोपार्सनरी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन भी क्रिएट हो रही है जहाँ पे एक सन को अडॉप्ट किया जाता है। अडॉप्टेड सन को पार्टनर बनता है अपने अडॉप्टिव फादर के साथ और रिगार्ड किया जाता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका भी अधिकार होगा। हरदीयो राय वर्सेस शकुंतला देवी में ये ऑब्जर्वेशन सामने आती है कि अडॉप्टेड सन को पार्टनर बनता है अडॉप्टिव फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो फर्स्ट अपेलेट कोर्ट था वो इस कंक्लूजन पर नहीं आता कि अपेलेंट मेंबर ऑफ मिताक्षरा कोपार्सनरी थी। प्रॉपर्टी का सोर्स डिस्क्लोज नहीं किया गया था और ये भी कंसिडर नहीं किया गया था कि अपेलेंट प्रॉपर्टी को कैसे पजेस करती हैं विद रिगार्ड टू अदर को ओनर्स। ये भी होल्ड नहीं किया गया था कि पार्टीज जॉइंट थी किचन या फिर मेस में। कोई डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस भी मौजूद नहीं था रिकॉर्ड पर जिससे ये पता चल पाता कि पार्टीज जॉइंट पोजेशन में थी प्रॉपर्टीज के। सवाल ये है कि जो इनकम या एसेट सन इनहेरिट करता है अपने फादर से पार्टीशन होने के बाद, क्या वो असेस किया जाना चाहिए एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ सन या फिर एज एन इंडिविजुअल जो इनकम कमा रहा है और इंडिविजुअली उसे असेस किया जाए। यहाँ कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट कमेंटेटर्स ऑफ हिंदू लॉ ये मानते हैं और इस बात पे उनके कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हिंदू लॉ के अंडर सन जब प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है एज कर्ता ऑफ हिज ओन फैमिली। लेकिन सवाल ये है कि सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 का क्या इफेक्ट है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ले डाउन करता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन एक हिंदू मेल के रिगार्ड में। उसका पहला रूल ये बताता है कि हिंदू मेल जो डिसीज हो गया है बिना वसीयत बनाए उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी चैप्टर 2 के प्रोविजंस के हिसाब से। और क्लास 1 ऑफ द स्केड्यूल प्रोवाइड करता है कि अगर कोई मेल एयर मौजूद है क्लास 1 में तब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी एयर्स पर जो मेंशन की गई है क्लास 1 ऑफ द स्केड्यूल में। हम देख सकते हैं क्लास 1 ऑफ द स्केड्यूल में सन, डॉटर, विडो, मदर, सन ऑफ अ प्री डिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज सन, सन ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज डॉटर, widow of a predeceased son, son of a predeceased son of a predeceased son, daughter of a predeceased son of a predeceased son, widow of a predeceased son of a predeceased son included हैं। heirs जो मेंशन किए गए हैं क्लास 1 स्केड्यूल में वो सन, डॉटर एटसेट्रा को इंक्लूड करते हैं। ये इंक्लूड करता है सन ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन को भी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो स्पेसिफिकली ग्रैंड सन को इंक्लूड नहीं करता है जो कि सन ऑफ अ लिविंग सन है। इसलिए एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जब सन एज हेयर ऑफ क्लास 1 ऑफ द स्केड्यूल प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं तो क्या वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या फिर वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं एज कर्ता ऑफ हिज ओन अनडिवाइडेड फैमिली। सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया सीआईटी वर्सेस राम रक्षपाल का केस। इस केस में लर्नड जजेस ने ऑब्जर्व किया और मुल्लास कमेंट्री ऑन हिंदू लॉ को रेफर भी किया और समझा कि प्रोविजंस जो सेक्शन 6 के हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के वो बताते हैं कि इन केस एसेट ऑफ बिजनेस पीछे छोड़े जाते हैं फादर द्वारा तो वो सन के हाथ में आते हैं सेक्शन 8 के अंडर और वो ऐसी प्रॉपर्टी को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेते हैं। इसी रिगार्ड में सेक्शन 4 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट को भी रेफर किया जाता है। सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द स्टैच्यू। यहाँ पर इस सेक्शन में बताया गया है
कि कोई भी टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ या फिर कोई भी कस्टम या यूसेज जो स्टैट्यूट के इनैक्टमेंट होने से पहले मौजूद था, अब एक्ट के आने के बाद शैल सीज टू हैव इफेक्ट, मतलब उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सेक्शन 4 द्वारा दिए गए ओवरराइडिंग इफेक्ट की वजह से हिंदू सक्सेशन एक्ट ही ऑपरेशन में आएगा। ये सेक्शन आगे ये भी बताता है कोई भी और लॉ जो पहले मौजूद था हिंदू सक्सेशन एक्ट के फोर्स में आने से पहले, उसका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा हिंदूज पर अगर वो इनकंसिस्टेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 से। सेक्शन 6 डील करता है डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। जब भी हिंदू मेल डिसीज होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 की कमेंसमेंट के बाद और मरने के समय अगर उसका इंटरेस्ट मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में था, तो उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में डिवॉल्व होगा सर्वाइवरशिप से। प्रॉपर्टी डिवॉल्व होने का मतलब सर्वाइवरशिप से ये हुआ कि जितने भी सर्वाइविंग मेंबर्स बचे हैं उन पर प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी और एक्ट्स के प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन सेक्शन 6 के प्रोविजों ने ये इंडिकेट किया कि अगर डिसीज्ड यानी हिंदू मेल जो इंटरस्टेट डिसीज हुआ है, अगर वो अपने पीछे छोड़कर जा रहा है एक फीमेल रिलेटिव को जो क्लास 1 में स्पेसिफाई की गई है, या फिर कोई मेल रिलेटिव को जो स्पेसिफाई किया गया है उस क्लास में जो फीमेल रिलेटिव के थ्रू क्लेम करता है, तब डिसीज्ड हिंदू मेल का मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट डिवॉल्व होगा टेस्टामेंट्री या इंटरस्टेट सक्सेशन से, जो भी केस हो। इसका मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, ना कि सर्वाइवरशिप। ये क्लियर है कि हिंदू लॉ के अंडर जैसे ही सन बॉर्न होगा, उसे शेयर मिलेगा फादर की प्रॉपर्टी में और वो उसी समय कोपार्सनरी का पार्ट बन जाएगा। ये जो कोपार्सनरी का राइट है वो उससे बर्थ के समय ही मिल जाएगा। ये राइट अक्रू नहीं होता डेथ पर फादर की या इनहेरिटेंस पे फादर की। ये बर्थ राइट है और सन के जन्म लेते ही उसे कोपार्सनरी राइट मिल जाता है फादर की प्रॉपर्टी में। इसलिए जब भी फादर को प्रॉपर्टी मिलती है किसी भी सोर्स से, वो सोर्स ग्रैंडफादर भी हो सकता है या कोई और सोर्स भी हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा और ऐसी प्रॉपर्टी में फादर के साथ साथ उसके सन का भी शेयर होगा और ये प्रॉपर्टी बन जाएगी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, जिसमें उसका सन, ग्रैंडसन और बाकी के फैमिली मेंबर्स भी होंगे जो कंप्राइज करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली उसके साथ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पोजीशन अफेक्ट करती है सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और अगर करती है अफेक्ट तो कैसे? बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि सेक्शन 8 इंडिकेट करता है कुछ एयर्स सर्टेन प्रॉपर्टी के रिगार्ड में, और जब हम क्लास 1 एयर्स देखते हैं वो इंक्लूड करता है सन को, लेकिन ग्रैंड सन को इंक्लूड नहीं करता है। फर्दर ये ऑब्जर्व किया गया कि सेक्शन 8 इंक्लूड करता है सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। इसका मतलब वो ग्रैंड सन इंक्लूड नहीं करता, लेकिन अगर सन प्री डिसीज हो चुका है तो उसके सन को इंक्लूड किया जाता है एज क्लास 1 एयर। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 8 के अंडर प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है फादर की जब वो इंटरस्टेट डिसीज हो जाते हैं उनके सन पर। सन इस प्रॉपर्टी को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अक्वायर करता है, इनहेरिट करता है, ना कि एज कर्ता ऑफ हिज ओन फैमिली। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट का कॉन्ट्ररी व्यू था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। प्रेजेंट केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत डिफरेंट व्यूज एक्सप्रेस किए गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, फुल बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट मध्य प्रदेश और दूसरे हाथ पे आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट्स ऑन वन साइड और दूसरी तरफ गुजरात हाई कोर्ट।
अगर गुजरात हाई कोर्ट का ये व्यू एक्सेप्ट कर लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन तो सेक्शन 8 के अंडर इंक्लूडेड है, लेकिन सन ऑफ अ सन एक्सक्लूड किया जाता है सेक्शन 8 के अंडर कि वो इनहेरिट ना कर सके प्रॉपर्टी हिंदू मेल डिसीज्ड की। इससे ये होगा कि जो सन ऑफ अ सन है वो अप्लाई करेगा ओल्ड हिंदू लॉ के अंडर या अनकोडिफाइड हिंदू लॉ के अंडर, जहां पर उसे राइट बाय बर्थ मिल रहा है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। ये कॉन्ट्ररी है सेक्शन 8 की स्कीम से। आगे ये नोट किया जाता है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये नोटिस में लाता है कि सेक्शन 4 क्लियर करता है कि जब भी कोई डाउट हो तो हमें एक्ट को देखना है, प्री एग्जिस्टिंग हिंदू लॉ को नहीं देखना है। आज मुश्किल होगा ये होल्ड करना कि जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है एक हिंदू पर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर, वो एचयूएफ मानी जाएगी सन के हाथ में। ऐसा करने से क्लास 1 में हम 2 क्लासेस क्रिएट कर देंगे लीगल एयर्स की। पहली क्लास ऑफ लीगल एयर्स वो जो मेल एयर्स हैं जिनके हाथ में प्रॉपर्टी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी विद रिगार्ड टू द सन। और दूसरी क्लास ऑफ लीगल एयर्स जो क्रिएट होगी क्लास 1 में वो हो जाएगी फीमेल एयर्स की, जिनके रिगार्ड में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है और ना ही कॉन्टेम्पलेट किया गया है। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि क्लास 1 एयर्स जो स्केड्यूल में प्रोवाइड किए गए हैं जो एप्लीकेबल होते हैं सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर, उसमें इंक्लूडेड है विडो, मदर, डॉटर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन एटसेट्रा। सेक्शन 8 के जो एक्सप्रेस वर्ड्स हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर वो इग्नोर नहीं किए जा सकते और वही प्रिवेल भी होंगे। एक्ट का प्रियम्बल पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो दोहराता है कि एक्ट अमेंड करता है हिंदू लॉ को। इसी बैकग्राउंड में जो एक्सप्रेस लैंग्वेज एक्सक्लूड करती है सन के सन को और इंक्लूड करती है सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पहले के जो डिसीजंस और व्यूज एक्सप्रेस किए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, वो व्यूज करेक्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट का व्यू एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सुप्रीम कोर्ट रिवर्ट करता है प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर और नोटिस करता है कि सुखदेव इनहेरिट करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और वो अलाइव थे 1965 तक। अपेलेंट राधाबाई के फादर साहेब लाल प्रीडिसेस हो जाते हैं 1957 में सुखदेव से पहले। साहेब लाल सन है जनक राम के और जनक राम की डेथ होती है 1982 में। साहेब लाल जनक राम की लाइफ टाइम में सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर सुखदेव की प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ क्लेम जनक राम के थ्रू ही कर सकता था और जनक राम अलाइव था 1982 तक। इसका मतलब साफ है कि साहेब लाल जिसके पास खुद ही कोई क्लेम नहीं था प्रॉपर्टी में, वहां अपेलेंट जो उनकी डॉटर हैं वो प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगी, ऐसा सवाल पैदा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू रहा है इंक्लूडिंग 3 जज बेंच, और उन्होंने माना है कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर क्लियरली एक्सक्लूडेड हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स जो प्रोवाइड की गई हैं क्लास 1 स्केड्यूल में। साहिबलाल ग्रैंड सन है सुखदेव के और प्री डिसीज हो जाते हैं सुखदेव से, मतलब साहिबलाल सुखदेव से पहले ही मर जाते हैं। 1965 में सुखदेव के डेथ के बाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पार्टीशन होती है जनकराम और पीलाराम के बीच में 1967 में। इस पार्टीशन का मतलब ये हुआ कि जो सूट प्रॉपर्टी थी वो जनकराम के एक्सक्लूसिव शेयर में आ जाती है और उनको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये पार्टीशन प्रॉपर्टी मिलती है जो सूट प्रॉपर्टी भी है। क्योंकि जनकराम के पास एक्सक्लूसिव शेयर था और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रॉपर्टी थी जो पार्टीशन्ड हुई थी, वो उस प्रॉपर्टी को लेजिटिमेटली डिस्पोज ऑफ कर सकते थे किसी भी मैनर में, और उन्होंने अपने मन से, अपने डिजायर से अपने ग्रैंडसन्स डिफेंडेंट्स नंबर 1 to 3 को प्रॉपर्टी सेल करी 1979 में।
कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ना तो पार्टीशन जो 1967 में अकर हुआ है और ना ही सेल डीड जो फेवर में थी रिस्पोंडेंट्स डिफेंडेंट्स नंबर 1 to 3 के दोनों ही चैलेंज नहीं की गई थी। अपेलेंट यहाँ पर मांग रही है एक रिलीफ जिसके हिसाब से वो पार्टीशन्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है जिसका उन्हें पोजेशन भी मिलना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्रैंड डॉटर है जनक राम की, जो अपेलेंट है राधाबाई, वो क्लेम नहीं कर सकती एक ऐसा राइट जो साहिब लाल में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। इसीलिए कोर्ट ने बोला दैट शी कुड हैव नॉट क्लेम्ड अ हायर राइट दैन द राइट ऑफ हर फादर साहिब लाल। ए प्रियोराय मतलब फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को यूज करके फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि वो अपहोल्ड करते हैं व्यू जो हाई कोर्ट ने लिया था। हाई कोर्ट का ये व्यू था कि सुखदेव की डेथ के बाद 1965 में प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है सुखदेव के 2 सन्स पर, जनकराम और पीलाराम। दोनों ही सन्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इक्वली सक्सीड करते हैं। 1967 में इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी जनकराम के हिस्से में आती है वो उनकी एक्सक्लूसिव शेयर की प्रॉपर्टी होती है या इंडिविजुअल कैपेसिटी में होती है। अपेलेंट राधाबाई के जो फादर हैं साहिब लाल, वो प्री डिसीज हो चुके हैं अपने फादर जनकराम से और वो प्री डिसीज हो चुके हैं अपने ग्रैंडफादर सुखदेव से भी। इसका मतलब अगर साहिब लाल पहले ही डिसीज हो चुके हैं तो वो जनकराम की लाइफ टाइम में उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो साहिब लाल सक्सीड नहीं कर सकते थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अपेलेंट जो डॉटर थी साहिब लाल की वो कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकती इस प्रॉपर्टी में क्योंकि साहिब लाल जो फादर हैं उनके पास खुद ही कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी में। सारी लीगल पोजीशन को देखते हुए प्रेजेंट केस में जितने भी ग्राउंड्स अपेलेंट अर्ज करती हैं जिसके बिना पर वो मांग रही थी एक शेयर प्रॉपर्टी में, वो सारे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है।